IARI पूसा नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रामीणों की आमदनी का मुख्य स्रोत कृषि है, लेकिन महंगाई के इस दौर में कई बार केवल खेती करने से किसानों को अपेक्षित आमदनी नहीं हो पाती है। ऐसे में अधिक लाभ के लिए खेती के साथ पशुपालन एक बेहतर विकल्प माना जाता है। खेती के साथ पशुपालन करने वाले किसान पूरे साल अच्छे मुनाफे के साथ अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन पार्ट 3 के जरिए आइए हम आपको बताते हैं कि खेती के साथ पशुपालन कैसे करें और इससे क्या लाभ होगा। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राचीन समय में पशुओं की मदद के बिना खेती करना संभव नहीं था। खेती के अधिकांश काम पशुओं से ही लिए जाते थे, लेकिन बदलते परिवेश में आज पशुपालन की ओर से किसानों का रुझान कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी आय में भी कमी आई है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि पशुपालन को भले ही खेती से अलग माना जाता रहा है, लेकिन सच ये है कि पशुपालन पूरी तरह से खेती का ही हिस्सा है। पशुपालन का अर्थ सिर्फ दुग्ध उत्पादन से नहीं, बल्कि इसके अलावा अंडे, मांस, जैविक खाद आदि से भी है। आज भी खेती के साथ पशुपालन के कई लाभ हैं। ये एक प्रकार से समेकित कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग का हिस्सा है, जिससे फसलों और जानवरों दोनों को लाभ मिलता है। खेत की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए और फसल की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। ऐसे में आप पशुओं के गोबर की बिक्री करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, गाय से मिलने वाले गोबर का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट और गोबर गैस बनाने के लिए भी किया जा सकता है। आपको बताते हैं कि आप कौन कौन से पशुओं को पाल सकते हैं। पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर जैसे कई पशुओं का पालन कर सकते हैं। इसके लिए आप आधुनिक तकनीक और तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में तो ऐसी तकनीक भी आ गई है कि जिसमें गाय सिर्फ बछिया को ही जन्म देगी। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि पशुपालन सामान्य तरीके से ना करके सोची समझी रणनीति के तहत वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो ये अच्छा सौदा साबित हो सकता है। पशुपालन के तहत किसी भी पशु को खरीदते समय उसकी नस्ल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये पशुपालन की श्रेणी में पहली सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर ही आप ऊपर पहुंच सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि पशुओं को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि मवेशी की खरीदारी करते समय आपको किसी पशु चिकित्सक से बात करने के साथ ही उसकी वंशावली के बारे में भी पता करना चाहिए। अब जब आप पशुओं को खरीद कर घर ले आते हैं तो उन्हें अच्छे किस्म का चारा खिलाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा पोषण देंगे तो परिणाम भी अच्छा मिलेगा। अच्छा और पौष्टिक चारा पशुओं को सेहतमंद करता है और उनकी उत्पादक क्षमता बेहतर होती है। इसके लिए भी आप किसी पशु चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक मौसम के अनुसार जिस प्रकार आप अपना ध्यान रखते हैं, वैसे ही उनका ध्यान रखना भी जरूरी होता है। जैसे गर्मी हो तो उन्हें पर्याप्त पानी पिलाएं, उनके रहने की जगह को ठंडा रखें, उन्हें रोजाना नहलाएं। उनके रहने की जगह को साफ रखने और खुला वातावरण देने से उनमें बीमारी का खतरा कम रहेगा। सफाई के लिए आप किसी कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा हवा और पर्याप्त रोशनी भी पशुओं के लिए बेहद जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि स्वस्थ और दुधारू पशु के लिए क्या लक्षण होने चाहिए। कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि दुधारू पशु पहली नजर में स्वस्थ और फुर्तीला होते हैं। उनकी चमड़ी पतली हो, ज्यादा मांस ना हो, क्योंकि मोटी चमड़ी के पशु अधिक दूध नहीं देते हैं। मोटी चमड़ी और चर्बी वाले पशुओं में प्रजनन की समस्या आती है। पशु सिर की तरफ पतला और पीछे से चौड़ा हो, चौड़ी छाती हो और उसकी हड्डियां भी दिखाई ना दें। पशु के पैर सीधे चलने पर लड़खड़ाते ना हो, आंखें चमकदार साफ स्वच्छ हो, कान चौकन्ने हो और बहते ना हो, मुंह से लार ना गिरती हो,
पशु सामान्य स्वभाव से खाता और जुगाली करता हो। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे किसानों द्वारा एक जैसी फसल ना करके अपने खेत में 4-5 तरह की फसलें उगाना कमाई का बढ़िया और सुरक्षित स्रोत साबित हो सकता है, जिसमें अगर एक फसल अच्छी ना हो तो अन्य फसलें अच्छी होंगी। एक पर घाटा हो तो उसकी भरपाई दूसरी फसलों से की जा सके। इसी तरह पशुपालन के तहत भी आप अलग अलग नस्ल के पशु रखें। उदाहरण के लिए अगर आप गाय पाल रहे हैं तो एक ही नस्ल की गाय के बजाय अलग अलग नस्ल की गाय रखें। इससे यदि एक में कोई खामी आती है तो बाकी तो ठीक रहेंगी। वहीं किसानों को आकस्मिक धन की आवश्यकता पड़ने पर वो अपने 1 या 2 पशु को किसी भी मौसम अथवा महीने में बेचकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि इनका बाजार पूरे साल ही रहता है। सब्जियां तथा अन्य फसलों की तरह इनको स्टोर करने के लिए खर्चीले कोल्ड स्टोरेज अथवा गोदाम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे देश की सरकार सहित कई राज्य सरकारें खेती के साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की स्कीम लेकर आई हैं। इसका नाम किसान क्रेडिट कार्ड है। इसके तहत न सिर्फ गाय भैंस पालन बल्कि भेड़ बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि के लिए भी किसानों को कर्ज दिया जाता है। ये कर्ज 10 लाख रुपए तक हो सकता है। इन योजनाओं में ब्याज दर पर सरकार सब्सिडी भी देती है, यानी कि इन योजनाओं के तहत लिए गए कर्ज पर ब्याज बहुत कम चुकाना पड़ता है। इस तरह के कर्ज के लिए किसान को पशुपालन और डेयरी विभाग के उप निदेशक का एफिडेविट देने की जरूरत पड़ती है। साथ ही अपने पशु का बीमा भी कराना पड़ता है, जिसका खर्च बहुत कम होता है। साथ ही आपको बता दें कि कर्ज लेने वाले को एनओसी, बिजली का बिल, आधार कार्ड जैसे कागजात भी जमा कराने होते हैं। पशुपालन में उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर भैंसें ज्यादा पाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो वहां गायों की संख्या बढ़ती जाएगी। साल 2019 की बात करें तो साल 2019 की पशुगणना के मुताबिक आगरा में 10,67,000, बुलंदशहर में 9,72,000 और अलीगढ़ में 9,42,000 भैंस थी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भैंसों की संख्या अन्य पशुओं से कम है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 2,53,000 भैंस तो 2,88,000 अन्य पशु हैं। देवरिया में 1,91,000 भैंस और 2,88,000 अन्य पशु हैं और मिर्जापुर में 2,88,000 भैंस तो 5,11,000 अन्य पशु हैं। आपको बता दें कि खेती के साथ पशुपालन में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दूध, दही, घी, मट्ठा, अंडा, फल और चमड़े पर आधारित उद्योग सीधे पशुओं पर निर्भर करते हैं। पशुओं से प्राप्त ऊन से उत्तम गुणवत्ता से ऊनी वस्त्र, कंबल, शॉल और कालीन बनाकर उनकी बिक्री कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक लाभदायक एवं उत्तम स्रोत है, विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को वर्ष भर रोजगार प्रदान करता है, जबकि वे कृषि कार्य में पूरे वर्ष रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पढ़ लिख कर जरूरी नहीं कि वो युवा नौकरी के लिए शहरों में पलायन करें, बल्कि अपनी शिक्षा का लाभ उठाकर नित नई तकनीक के साथ स्वरोजगार किया जा सकता है। अपनी जड़ों तक लौटकर विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है।